साथियों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। तैयारी आपकी सुचारू रूप से चल रही होगी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का एक और शानदार लेक्चर पे। जल्दी से जल्दी सभी लोग आ जाइए। बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग अपना झारखंड के इतिहास के इस क्रम में, इतिहास के इस सफर में आगे चीज़ों को सीखने वाले हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आराम से समझेंगे, अपनी समझ को बनाएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी प्यारे बच्चों का। जल्दी से जुड़ जाइए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। सबको प्रणाम, सबको जय झारखंड भैया। जल्दी से जुड़ जाइए सभी प्यारे बच्चे। हाँ, चलिए, बहुत बहुत स्वागत है सर। एक कहानी सुनाता हूँ आप सभी बच्चों को, जब तक आप जुड़ते रहिए। की शुरुआत हो रही थी हमारी कहानी जो है इतिहास में, और इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा था: प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और इतिहास। प्रागैतिहासिक को हमने बांटा कि कहा कि भैया जिसमें कुछ लिखा नहीं गया वो अपना प्रागैतिहास है, जिसके बारे में हमें जानकारी जो है पत्थर, हथियार, औजारों से प्राप्त होती। सर उसके बाद हमने पढ़ा आद्य इतिहास, जिसमें लिखा तो गया, जब उस दौर के लोगों ने लिखा तो, लेकिन हम लोग अभी उसको समझ नहीं पा रहे हैं। इतिहास जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद हैं उसे इतिहास कहते हैं। इतिहास के अंदर हमने पढ़ा प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 भागों में बांटा। सर पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरा पाषाण को हमने पढ़ा, उसके अंदर चीजों को समझा कि भैया ऐसे हथियार जो बहुत बेडौल थे, सुडौल नहीं थे, ऐसे ही रैंडमली पत्थर तोड़ के बना लिए जाते थे। सर उसके बाद आपने बताया कि सर जो आपका पुरा पाषाण के बाद मध्य पाषाण काल आया, उस मध्य पाषाण काल के अंदर झारखंड के अंदर भी बहुत सारे बदलाव हुए। झारखंड के अंदर भी आपको सुडौल हथियार देखने के लिए मिलते हैं। और फिर नवपाषाण आया और उसमें आपके क्वार्टज पत्थरों से बने हथियार औजार आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें आपका पूरा पाषाण काल में ही अग्नि की खोज हो गई थी। ये सब हमने पढ़ लिया था। इसके बाद साथियों हमने बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ समझा नवपाषाण काल के अंदर पूरा, और आपके नवपाषाण काल के अंदर भी चीजों को समझा झारखंड से रिलेटेड। फिर आज जो शुरू करने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में असुर जो है जनजाति जो है वो पहले से रह रही थी, लेकिन कुछ जनजातियों का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ, सॉरी झारखंड में आगमन हुआ। छत्तीसगढ़ के क्षेत्र से हुआ, कुछ जो है बिहार के क्षेत्र से हुआ, कुछ उत्तर प्रदेश के साइड से हुआ, कुछ पश्चिम बंगाल के साइड से हुआ। तो झारखंड में जो है इनका आगमन हो जाता है। तो आइए जरा सा उसी क्रम में आज का जो अपना पहला टॉपिक है इसे शुरू करते हैं। तो सभी प्यारे बच्चों को वेरी 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 गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए आइए जरा सा देखते हैं झारखंड में जनजातियों का आगमन। हम लोग यहां से अपनी कहानी शुरू करेंगे। फिर से मैं बता दूं, एक चीज क्लियर कर दूं कि नोट्स आप आराम से, जब आपको पीडीएफ मिल जाती है, हैंड रिटन पीडीएफ भी मिलती है, आपको नॉर्मल बोर्ड पीडीएफ भी मिलती है, उससे आप नोट्स बनाएंगे। क्लास के अंदर समझने पर ध्यान देंगे, कहानी को समझने पर, फैक्ट्स जो बता रहा हूं उन्हें याद करने पर। और जब दोबारा बच्चा आप उसको नोट्स बनाएंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा और चीजें आपको 2 बार में ही याद हो जाएंगी। इसके बाद तीसरी बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार क्लास में पढ़ा, दोबारा नोट्स बनाया, तो नोट्स बनाते वक्त जब उन चीजों पर आपका विशेष ध्यान जाएगा जिनको मैंने मार्क किया हुआ है, आपके पेपर में प्रश्न बनने की संभावना अन्य बच्चों की अपेक्षा ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये कोई एकेडमिक्स की पढ़ाई नहीं है, ये कंपटीशन की पढ़ाई है और इसको इसी तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए आइए क्लास को जोहार, जय जोहार भैया। आइए जरा सा देखते हैं झारखंड में जनजातियों का आगमन। झारखंड में जनजातियों का आगमन कैसे होता है इस पर बात करते हैं, इस पर कहानी अपनी शुरू करते हैं। सर झारखंड सघन वन तथा पहाड़ियों से परिपूर्ण क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? सघन वन है। यहां पर सघन वन है, बहुत ज्यादा वन है, सघन वन और पहाड़ियों से परिपूर्ण क्षेत्र आपको देखने के लिए मिलता है। कौन सा? तो अपना झारखंड। इस झारखंड में आपको सघन वन देखने के लिए मिलते हैं साथियों। सर सघन वन की बात करूं तो यहां पर आगमन प्राचीन काल से ही होता रहा है जनजातियों का। जब जनजातियां, ध्यान से समझना, जब ट्राइब्स अपनी गुफा में रहा करती थी, उन गुफा से जब जनजातियां निकली और निकलने के बाद वह आम जनमानस के बीच में आई, या कह सकते हैं कि भूमि में आई, मैदानों में आई। तो ये जब जनजातियां भूमि या मैदानों में आती हैं प्यारे बच्चे, अल्पा मौर्य जी बना सकते हैं नोट्स, आपकी इच्छा है, बाद में बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपको। ठीक है, हाँ प्यारे बच्चे। तो झारखंड में जनजातियों का आगमन क्यों हो रहा था? क्योंकि यहां पर सघन वन है, वन से वन उत्पाद मिलते हैं, वन उत्पादों से जनजातियां अपना क्या
भरण पोषण कर सकती हैं। और भरण पोषण करने के कारण झारखंड एक ऐसा उपयुक्त स्थान बन गया जहां पर वन और पहाड़ियों में रहने के लिए आवास, अधिवास की व्यवस्था, ये सब कुछ जनजातियों के लिए वहां पर मौजूद थी। तो जब जनजातियों के लिए सब कुछ यहां पर मौजूद है तो जनजातियां यहां पर प्रवेश करने से हिचकेंगी नहीं। तो यही बात यहां पर लिखी भी हुई है, इसको आप नोट डाउन भी बाद में कर लीजिएगा। सघन वन तथा पहाड़ियों से परिपूर्ण क्षेत्रों में जनजातियों का आगमन प्राचीन काल से होता रहा तथा वनों तथा पर्वतों की बहुलता के कारण, किसकी प्यारे बच्चों, वनों तथा पर्वतों की बहुलता के कारण आदिम जनजातियों का झारखंड में बसने के लिए एक आकर्षित माहौल मिला और यहां पर इन्हें जनजातियों को यहां बसने के लिए आकर्षित रहा। मतलब कि खूब सारे घने वन, आपको खूब सारी पहाड़ियां और जनजातियों का लगातार यहां पर आगमन होता रहा। तो क्यों आगमन हुआ, यह कहानी एक बार दिमाग में आपके बैठ गई होगी बहुत अच्छे से। ठीक है, सघन वन मतलब घने जंगल को सघन वन बोलते हैं प्यारे बच्चे। इस सघन वन का अर्थ होता है घने जंगल से। किससे? घने जंगल से। साथ के साथ आप नोट करेंगे तो प्यारे बच्चे आप नोट करने में ही रह जाएंगे, लेकिन आप लंबे समय तक उसे चीजों को याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल प्यारे बच्चे। हाँ, बाद में एक बार रिवीजन भी हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, झारखंड की कुल 32 जनजातियों में से, ध्यान से देखना, झारखंड की कुल मुख्यतः 32 जनजातियों में से असुर, बिरजिया, खड़िया और बिरहोर जैसी जनजातियां सबसे प्राचीन मानी जाती हैं। इसके बाद कौन सी जनजाति झारखंड में प्रवेश करती है? तो उसका नाम है कोरवा जनजाति। कौन सी जनजाति? कोरवा जनजाति, याद रखिएगा। कोरवा जनजाति झारखंड में कब प्रवेश करती है? तो शुरुआत में असुर, बिरजिया, खड़िया और खड़िया के बाद आपका बिरहोर जैसी जनजाति आपके कहां? झारखंड में निवास करती थी। इनका अधिवास यही हुआ करता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे अन्य जनजातियां भी यहां आने लगती हैं। उनमें से एक जनजाति होती है कोरवा जनजाति, जो झारखंड में कोरवा जनजाति प्रवेश करती है। बिल्कुल प्यारे बच्चे ध्यान रखना, कोरवा जनजाति प्रवेश करती है। इसके बाद कोरवा के पश्चात कौन सी अन्य जनजातियां आती हैं? तो मुंडा जनजाति आपकी आती है। मुंडा के बाद उरांव जनजाति आती है और फिर उसके बाद हो जैसी जनजातियां आपको आना यहां पर प्रारंभ कर देती हैं। तो हो जैसी जनजातियों का आगमन हुआ। तो आप देख सकते हैं, मुंडा के बाद उरांव, उरांव के बाद आपको ये आपकी मुंडा जनजाति, आपकी जो है हो जनजाति, आपकी कोरवा के बाद आपकी उरांव जनजाति। तो उरांव, मुंडा और हो जैसी जनजातियां आपकी कहां? आपके झारखंड में प्रवेश करने लगती हैं। तो कभी सर यहां पर एक प्रश्न बन सकता है आपसे कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो झारखंड की नेटिव जनजाति नहीं है या झारखंड में रहने वाली जनजाति नहीं है, बाहर से आई है। जी हां, बाहर से आई जनजाति है। कभी आपसे इस प्रकार से पुलिस के पेपर में आपके प्रश्न बने तो इन जनजातियों का नाम याद रखना। कौन सी जनजाति बताई बेटा? पहला कोरवा बताया, दूसरा मुंडा, तीसरा उरांव, चौथा हो जनजाति। इस प्रकार से यदि आप याद रखोगे तो कल अगर प्रश्न आता है तो प्रश्न आप बनाने में सक्षम हो जाओगे। यस और नो? बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, नोट नहीं करना, आराम से पढ़ते चलिए। बिल्कुल पढ़ते चलिए, आराम से बाद में नोट कीजिएगा। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और नोट करने की जरूरत नहीं है, एक आपको बोर्ड पीडीएफ और एक हैंड रिटन पीडीएफ मिल रही है, आप वहां से क्विक रिवीजन ले सकते हैं। अगर हम तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो ये हमारी गलती है। आप की पॉइंट्स चाहें तो नोट कर सकते हैं अगर मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ बताता हूं। ठीक है, हाँ। कोरवा, मुंडा, उरांव और हो जैसी जनजातियों का आगमन कहां हो रहा है? तो आपके झारखंड में हो रहा है प्यारे बच्चे। ये सभी जनजातियां लगभग 1000 ईसा पूर्व तक आ चुकी थी। मतलब एक बार दिमाग में याद रखना, मैंने ईसा पूर्व बताया था बीसी को, बिफोर क्राइस्ट, यानी लगभग 1000 बीसी पहले, 1000 बीसी पहले, 1000 बीसी पहले, बिफोर क्राइस्ट, 1000 ईसा पूर्व पहले कौन आ गया था? तो पूर्व मध्य काल में याद रखना कौन सी जनजातियां? तो जितनी भी अभी जनजातियां बताई आपको, हो जनजाति बताई, कोरवा जनजाति बताई, मुंडा जनजाति बताई, ये सारी जनजातियां आपकी कहां आ चुकी थी? तो उरांव, मुंडा, कोरवा, हो, ये सभी 1000 ईसा पूर्व, यानी आज से लगभग 3000 साल पहले, आज से लगभग 3000 साल पहले ये सारी जनजातियां कहां आ गई थी? तो आपके झारखंड में आ चुकी थी प्यारे बच्चे, याद रखना। ठीक है, ठीक है। कहां से आई अभी याद रखिएगा, अभी बताऊंगा बेटा, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं। देखिए कुछ भारत के देखिए, अब
हर एक जनजाति का अपना एक इतिहास है। जब अभी हम जनजाति वगैरह पढ़ेंगे ना प्यारे बच्चे, जब हम कभी अभी जनजाति वगैरह पढ़ेंगे तो चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे भी। ठीक है, अभी के लिए आपको इतना ही याद रखना है, इतना ही याद रखना। ठीक है, ये आपका प्यारा भारत है और यहां आपका झारखंड है, ये आपका झारखंड है। सर कुछ जनजातियां बिहार नेपाल की ओर से इधर उतर कर आई, कुछ जो है छत्तीसगढ़ की ओर से प्रवेश करती हैं, कुछ आपको मध्य प्रदेश की ये कैमूर पर्वत श्रृंखला आपको यहां देखने के लिए मिलेगी, ये विंध्यन पर्वत श्रृंखला देखने के लिए मिलेगी। कुछ जनजातियां इधर से प्रवेश करती हैं, कुछ आपको यूपी के मैदानी क्षेत्रों से चलकर आती हैं, कुछ पश्चिम बंगाल से। तो झारखंड में चारों तरफ से जनजातियां प्रवेश करती हैं। बिल्कुल प्यारे बच्चे याद रखिएगा। थोड़ा तेज बोलिए, बहुत तेज बोल रहे हैं बेटा। ठीक है, मोबाइल की वॉइस थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आई बात समझ में? बिल्कुल, तो ध्यान दीजिएगा। क्या मैंने आपको बताया, क्या मैंने आपको बताया प्यारे बच्चे? तो याद रखना, ये सभी जनजातियां लगभग 1000 ईसा पूर्व से पहले आ चुकी थी। इसके पूर्व मध्यकाल में चेरो, खरवार, भूमिज तथा संथाल जनजातियों का आगमन हुआ। तो इसके बाद पूर्व मध्यकाल में, अब कभी आपसे पूछ ले कि 1000 बीसी से पहले कौन कौन सी जनजातियां आ गई थी, तो नाम याद रखना, कोरवा जनजाति, कोरवा जनजाति, कोरवा, हो जनजाति, हो जनजाति, उरांव जनजाति, उरांव जनजाति, सर उरांव जनजाति, सर मुंडा जनजाति, मुंडा जनजाति। ये 1000 बीसी से पहले आ चुकी थी। ये सारी जनजाति जो है 1000 बीसी से पहले आ चुकी थी। लेकिन कभी आपसे पूछ ले 1000 बीसी के बाद जो आपका पूर्व मध्यकाल है, पूर्व मध्यकाल है, इस पूर्व मध्यकाल में कौन सी जनजाति आई, तो चेरो, खरवार, भूमिज, संथाल, ये जनजाति। तो यहां से बेटा 2 प्रश्न आपके क्लियर होते हैं। 2 प्रश्न कौन कौन से? जी हां, 2 प्रश्न क्लियर होते हैं, याद रखना। पहला प्रश्न क्लियर होता है कि 1000 बीसी से पहले कौन सी जनजाति आई, आप कहोगे कोरवा, हो, उराव, मुंडा, मुंडा जनजाति। दूसरा प्रश्न आपसे क्या क्लियर होता है कि पूर्व मध्यकाल के बाद कौन सी जनजाति आई, तो पूर्व मध्यकाल के बाद आपकी चेरो, खरवार, भूमिज तथा संथाल जनजाति आपकी आई। याद रखिएगा। हां ठीक है प्यारे बच्चे, कौन सी? चेरो, खरवार, भूमिज तथा संथाल जनजाति कब आई, तो आप बोलोगे पूर्व मध्यकाल में आई, पूर्व मध्यकाल में आई। याद रखना प्यारे बच्चे। हां ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, याद रखिएगा। हाँ, पीडीएफ थोड़ा सा साफ नहीं था, मैंने देखा है। पीडीएफ जो लिखा गया है ना, वो थोड़ा साफ नहीं लिखा गया है, उसको अपलोड करने में क्वालिटी अच्छी नहीं रही है। कल मैंने जो है संस्था के जो मैनेजर सर हैं उनको बता दिया ये, और आज से जो पीडीएफ मिलेगी उसकी क्वालिटी और अच्छी रहेगी आपको। ठीक है, हाँ प्यारे बच्चे, ठीक है। मूल जनजाति असुर थी। ठीक है, असुर झारखंड में निवास करने वाली सबसे प्राचीन जनजाति थी। तो कल को अगर प्रश्न बनाता है कि सबसे प्राचीन या सबसे आदिम जनजाति कौन सी थी, सबसे प्राचीन या सबसे आदिम जनजाति कौन सी थी, तो आप कहोगे असुर, असुर जनजाति थी, जो आपके झारखंड की ही जनजाति थी। असुर जनजाति, नाम याद रखना, असुर जनजाति। ठीक है प्यारे बच्चों, यस और नो, असुर जनजाति थी। बहुत बढ़िया। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? एक बार सभी बच्चे थम्स अप दबाएंगे। इतनी बातें क्लियर हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। असुर जनजाति, असुर जनजाति ने नवपाषाण काल से लेकर उत्तर वैदिक काल तक छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास किया था। तो छोटा नागपुर का क्षेत्र कहां पड़ता है? अगर आप अपने प्यारे भारत को देख पा रहे हैं, अगर आप अपने प्यारे भारत को देख पा रहे हैं, तो ये जो भारत का हिस्सा है, 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 आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से। हाँ, ये भारत का हिस्सा है। इस भारत के ये वाला जो पार्ट है, ये छोटा नागपुर का पठार है, और छोटा नागपुर का ये क्षेत्र है, यही आपका छोटा नागपुर का क्षेत्र है, यही आपका छोटा नागपुर का क्षेत्र है। तो असुर जनजाति कहां निवास करती थी? नवपाषाण काल से लेकर उत्तर वैदिक काल तक छोटा नागपुर के क्षेत्र में निवास करती थी। कभी प्रश्न बने घुमाकर, तो बिल्कुल प्यारे बच्चे ये बहुत आसानी से आप इसे कर ले जाओगे, बहुत बढ़िया से।
यह जनजाति लोहे को गलाकर औजारों का निर्माण करती थी। हम मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई मेटल युग में क्या हुआ था कि सभी जनजातियां क्या करने लग गई थी। तो जो है असुर जनजाति भी उन्हीं जनजातियों में से थी कि जो मेटल युग में आपका जो लोहा था उसको गलाकर औजार बनाने की शुरुआत कर चुकी थी। और जो अपनी आजकल लोहार जनजाति बोलते हैं ना, इन्हीं के वंशज है। लोहार जनजाति किनके वंशज हैं कभी पूछ ले तो भाई असुर जनजाति के ही वंशज है। ठीक है, हाँ ठीक है भैया, वो मैंने पीडीएफ नहीं लिखी है, पीडीएफ लिखने वाला कोई और व्यक्ति होता है बेटा। ठीक है, कोई और व्यक्ति होता है, मैंने उनको बोल दिया है कि भाई पीडीएफ थोड़ा अच्छे से लिख के अपलोड किया करिए। ठीक है भैया, घबराइएगा नहीं, समझ रहे हैं। चलिए, इस जनजाति के लोग भवन निर्माण कला में भी निपुण थे। इनके द्वारा निर्मित थी असुरगढ़ के अनेक अवशेष भी आज भी पाए गए हैं। तो बताइए, याद रखिएगा क्या कि भाई कौन सी जनजाति जो है भवन निर्माण कला में अच्छी थी। निपुण मतलब बहुत अच्छा भवन बनाते थे, बहुत अच्छा भवन का निर्माण करना बहुत अच्छे से आता था। तो कभी पूछ ले ऐसी कौन सी जनजाति है जो भवन निर्माण कला में निपुण थी। क्या थी प्यारे बच्चे? निपुण थी। तो असुर जनजाति थी। कौन सी? असुर जनजाति। याद रखना, असुर जनजाति का नाम याद रखना। तो भवन निर्माण कला में निपुण थी कौन? तो आप कहोगे असुर जनजाति। इन्होंने असुरगढ़ के अनेक अवशेष आज भी पाए गए हैं। जो असुरगढ़ के जो अवशेष हैं वे आज भी पाए गए हैं। तो भवन निर्माण बहुत अच्छा करते थे ये लोग, बिल्कुल अच्छी बात है। ठीक है, ये बात और आपको याद रखना है। बिरजिया, बिरहोर एवं खड़िया जनजाति ने संभवतः कैमूर की पहाड़ियों से होकर, जी हाँ, छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रवेश किया। अब थोड़ा समझना, कैमूर में ही घर है हमारा, ध्यान देना इधर। चलो, तुम लोग पूछते रहते ना कि सर घर कहाँ है? कैमूर पहाड़ियों में ही। ध्यान से देखो, अभी बताते हैं। देखो इधर सर, ये आपका प्यारा भारत है, ये आपका प्यारा भारत है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये आपका प्यारा भारत है। ये आपका प्यारा भारत है। इस प्यारे भारत में ये आपकी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। और इस विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में ये जो अंतिम वाली पहाड़ी है, यही आपका कैमूर है। कैमूर पहाड़ी है, यही आपकी कैमूर पहाड़ी है। और जो आपका झारखंड है ना, वे आपका झारखंड यहां पर स्थित है, यहां पर स्थित है। तो याद रखना, कौन सी? बिरजिया। याद रखना, बिरजिया, बिरहोर और खड़िया। कौन सी? बिरजिया, बिरहोर और खड़िया जनजाति ने कैमूर पहाड़ियों से छोटा नागपुर का जो क्षेत्र था, जहां पर कौन निवास कर रहा था? छोटा नागपुर पे कौन निवास कर रहा था? अभी बताया मैंने आपको। कौन सा? बोलो। असुर जनजाति। वहीं पर प्रवेश कर जाती है कौन सी जनजाति? तो बिरजिया, बिरहोर, खड़िया। अब कल का प्रश्न अगर ये आ जाए, कल को कोई, सुनो इधर, कल का प्रश्न ये आपसे आ जाए कि बिरजिया, बिरहोर और खड़िया जनजाति ये कहां से झारखंड में प्रवेश की, तो कल सीधे लगाकर चले आओगे कि कैमूर की पहाड़ियों से होकर छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रवेश की। कहां पर? कैमूर की पहाड़ियों से होकर ये कहां पर प्रवेश करती हैं? छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। कहां पर प्रवेश करती हैं? छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। प्यारे बच्चे, आई बात समझ में? बिल्कुल प्यारे बच्चे, यस और नो? ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया। ठीक है, मुंडा जनजाति का समय, अगली लाइन पढ़ो। मुंडा जनजाति का समय एवं प्रवेश स्थान अनिश्चित था। मुंडा जनजाति के बारे में ये पता कर पाना बहुत ही मुश्किल है कि वो झारखंड में कब प्रवेश करती है, क्योंकि मुंडा जनजाति ही जब झारखंड में आती है तो उसने असुर संस्कृति को समाप्त कर दिया था। तो मुंडा जनजाति का समय एवं प्रवेश स्थान बताना बहुत मुश्किल है, अनिश्चित था। मुंडा परंपरा के अनुसार आर्यों के आगमन के पश्चात उन्होंने रोहतास होते हुए बिहार दिख रहा है? हाँ, बिहार दिख रहा है ना। बिहार में रोहतास जिला है, ये रोहतास जिला है बिहार का। कौन सा? रोहतास जिला है सर बिहार का, ये बिहार का रोहतास जिला है। इस बिहार के रोहतास जिले से होते हुए ये छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रवेश करते हैं
और यही जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है, इसी छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जो झारखंड के अंदर पड़ता है। आई बात समझ में? तो मुंडा जनजाति का समय और प्रवेश स्थान तो बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो मुंडा परंपरा में प्रचलित है ये चीजें, मुंडा परंपरा में क्या प्रचलित है कि भाई जो बिहार का रोहतास जिला है, इस रोहतास जिले से होते हुए ये छोटा नागपुर क्षेत्र में ये प्रवेश करती हैं। तो याद रखना, तो मुंडा जनजाति से संबंधित फैक्ट मैंने आपको बताया और इसको जरूर आपको याद रखना है, बिल्कुल प्यारे बच्चे, ठीक है। संभवतः मुंडाओं ने ही झारखंड में असुर संस्कृति को नष्ट भी किया होगा, जो असुर ट्रेडिशंस थे, असुर संस्कृति थी, उसको नष्ट किया। आगे चलकर मुंडाओं ने ऐतिहासिक नागवंश की भी स्थापना की। तो यह है आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, कई बार आपके पेपरों में देखने के लिए मिल जाता है कि किसने नागवंश की स्थापना की, किसने असुर संस्कृति की स्थापना वो अंत किया। तो आप कहते हैं मुंडाओं ने ही ऐतिहासिक नागवंश की स्थापना की थी। तो मुंडाओं ने ही, हाँ, मुंडाओं ने ही क्या की थी? ऐतिहासिक नागवंश की स्थापना की थी। यह बात भी आपको ध्यान रखना है। कल को अगर प्रश्न आ जाए घुमा के, तो क्या कर ले जाओगे इसे? क्या कर ले जाओगे? हाँ जी गुरुजी, मुंडाओं ने ही ऐतिहासिक नागवंश की स्थापना की थी। याद रखिएगा प्यारे बच्चे, ठीक है, ठीक है। आई बात, आई बात समझ में? आई बात समझ में? यस और नो? तो प्यारे बच्चे, मुंडाओं ने ही ऐतिहासिक नागवंश की स्थापना की थी, बिल्कुल याद रखना इस बात को बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उराव जनजाति, उराव जनजाति के बारे में बात करते हैं। अगली जनजाति उराव जनजाति दक्षिण भारत की निवासी थी। उराव जनजाति कहां की निवासी थी? कल को प्रश्न आ जाए, कल को प्रश्न आ जाए, उराव जनजाति कहां की निवासी थी? तुम बोलोगे दक्षिण भारत की निवासी थी। कहां की निवासी थी? बोलो। दक्षिण भारत की निवासी थी। हाँ, ठीक है। उराव जनजाति दक्षिण भारत की निवासी थी। कहां की निवासी थी? दक्षिण भारत की निवासी थी। और उराव जनजाति, याद रखना, ये लोग यायावर थे। यायावर कौन होते हैं? जो लोग एक जगह नहीं रहते, ये लोग घूमते रहते हैं। कहां क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं प्यारे बच्चे। ये लोग घूमते रहते हैं प्यारे बच्चे, ध्यान रखना, ये लोग घूमते रहते हैं। तो ये घुमंतु प्रकृति के व्यक्ति थे। कैसे? घुमंतु प्रकृति के थे। मतलब सर, उराव जनजाति एक जगह स्टेबल नहीं होती। उराव जनजाति क्या थी भाई? ये घूमती रहती थी और कई स्थानों में घूमते हुए ये दो शाखाओं में छोटा नागपुर पहुंच गए थे। और छोटा नागपुर पहुंच गए यानी झारखंड आपके पहुंच गए। आई बात समझ में? तो उराव जनजाति संभवतः दक्षिण भारत की निवासी थी और ये घूमते 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 छोटा नागपुर पहुंच गए। खूब सारे यहां पर घने वन, सघन वन, वन के उत्पाद अच्छे मिले, तो भैया यहीं रह गए, यहीं ठहर गए। आई बात समझ में? यस और नो? क्या इतनी बातें क्लियर हैं प्यारे बच्चे? थम्स अप दबा के बता दीजिएगा, थम्स अप दबा के बता दीजिएगा, क्या इतनी बातें क्लियर हैं? बहुत बढ़िया। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? आप सभी बच्चे को बताएंगे, बहुत ही बढ़िया। हाँ, सभी लोग लाइव हैं भैया, सभी लोग लाइव हैं, ठीक है। थम्स अप दबा के बताइए, क्या इतनी बातें क्लियर हैं? हाँ, क्या इतनी बातें क्लियर है? हाँ, इधर देखो, अलग प्रकार का तुम्हारा जो दुख चल रहा है ना, हाँ, दो चार लोगों का, पढ़ लो, पढ़ लो, चुपचाप बोल रहे हैं ना, पढ़ लो। देखो, पढ़ने वाला बच्चा शांति से बैठ के पढ़ रहा है। दो चार लोगों कमेंट में चल रही जिंदगी, यहीं समाप्त हो जाएगी कमेंट में। पढ़ लो, चुपचाप बोल रहे हैं, अभी पढ़ो। हाँ, आई बात समझ में? ठीक है भैया, मैंने अभी आपको एक कहानी बताई कि भैया ये जो उरांव जनजाति है, ये कहां भाई? दक्षिण भारत से घूमते हुए कहां पहुंच रही है? तो ये आपका दक्षिण भारत है सर, और इस दक्षिण भारत से घूमते हुए ये भाई झारखंड की ओर पहुंच रही है। ध्यान देना, इधर छोटा नागपुर झारखंड की ओर पहुंच रही है। छोटा नागपुर, हाँ, इधर छोटा नागपुर। भैया दो शाखा में पहुंची थी। एक शाखा जो है राजमहल के क्षेत्र से, राजमहल की पहाड़ियां पता है ना, हाँ, राजमहल के क्षेत्र से होते हुए आई। दूसरी बेटा पलामू से छोटा नागपुर खास में आकर बस गई। एक पलामू की साइड से आई, दूसरी जो है राजमहल की साइड से आई। तो राजमहल क्षेत्र से आई और दूसरी आपकी पलामू से। अब कल को राजमहल और पलामू का क्षेत्र जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे झारखंड वाली, तो और अच्छे समझ में आ जाएगा।
पूर्व मध्यकाल में संथाल जनजाति हजारीबाग में बसी थी। ब्रिटिश काल में इनका विस्तार संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। तो आपसे पूछ ले, अब वैसे मैंने पहले भी बता दिया है कि भाई संथाल जनजाति कब आई थी, तो भाई पूर्व मध्यकाल में आई थी। एक प्रश्न तो यहीं से बन जाता है। अगला जो है ये कहां बसी थी, तो दूसरा प्रश्न संथाल जनजाति के लिए हजारीबाग याद रखना, हजारीबाग याद रखना। इधर देख लो, सुनो इधर से, इधर सुनो। हजारीबाग कहां भैया, संथाल जनजाति हजारीबाग में बसी थी। बाद में यही संथाल परगना ब्रिटिश काल में बन जाता है। समझ रहे हो बात को? हाँ, और ये यहीं समाप्त हो गया उरांव वाला। उरांव का दुख यहीं समाप्त कर देना। इसके बाद संथाल की बात चल रही है, पता चले संथाल भी मिक्स कर दिया इसी में। तो संथाल जनजाति याद रखना। संथाल के लिए क्या बताया गुरुजी ने, पूर्व मध्य काल में आई थी। संथाल जनजाति हजारीबाग में बसी थी। दो बातें याद रखना। हाँ ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में? यस और नो? बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, क्लियर है, क्लियर है भैया। जनजातियों को प्रवेश बता रहे थे, जनजातियों को प्रवेश पढ़ लिया है। जनजातियां लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, घबरा क्यों रहे हो? आगे बढ़ते हैं इतिहास में बौद्ध धर्म की ओर। जनजातियां प्रवेश कर चुकी हैं, बिल्कुल प्रवेश कर ली, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से, ध्यान रखना इधर। अब आगे देखो, ये आपका बौद्ध धर्म है, ये आपका बौद्ध धर्म है, ध्यान से देखना। अलग प्रकार के दुख उत्पन्न है, इधर देखो, बौद्ध धर्म है। आई बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है प्यारे बच्चे, चलो आगे बौद्ध धर्म करें शुरू, बौद्ध धर्म करें शुरू। ठीक है, समझ आ रहा है प्यारे बच्चों? प्रियंका कुमारी जी बहुत बढ़िया। अच्छा, क्लास समझ आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? देखो, दो तरह के बच्चे होंगे सिलेक्शन लेने वाले। एक वो बच्चा होगा, हाँ बौद्ध धर्म पढ़ने से पहले अभी पूछेंगे, तो अभी भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी पूछ लेंगे, समझ रहे हो ना? हाँ देखो, दो तरह के बच्चे होंगे, देखो दो तरह के। कौन से? एक बच्चा चाहेगा सर सिलेक्शन हो जाए, एक बच्चा चाहेगा ग्रंथ लिख के तैयार कर ले। तो ग्रंथ लिखना है सिलेक्शन लेना है, ये डिसाइड तुम्हें करना पड़ेगा। ग्रंथ लिखना है, हाँ ठीक, समझ रहे हो? ग्रंथ लिखना है या फिर सिलेक्शन लेना है, बताओ। सर सिलेक्शन लेना है ना? तो बेटा सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो बिल्कुल पढ़िए, आइए आराम से। चलिए, कहां चले गए? यही तो है। हाँ ठीक है, इधर देखो, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, आओ। बौद्ध धर्म क्या सर, हमें बौद्ध धर्म ऐसे पढ़ना है जैसे हम इतिहास में पढ़ते हैं? नहीं बेटा, क्रम से नहीं पढ़ना है। बौद्ध धर्म झारखंड के एस्पेक्ट में पढ़ना है, ये इतिहास नहीं है। फिर से समझो, दिमाग को खोलो, ये झारखंड का इतिहास है। झारखंड में बौद्ध धर्म से क्या हुआ, झारखंड में बौद्ध धर्म से क्या हुआ, इस बात को सीखना है, इस बात को समझना है। ठीक है प्यारे बच्चे? जूही जी बिल्कुल पढ़िए। ठीक है, मैं तो कह रहा हूं तुम मत लिखो, तुम आराम से पीडीएफ से पढ़ सकते हो, तुम लिखने पे परेशान हो। अब देखो बौद्ध धर्म, अब फिर बौद्ध धर्म खत्म करके ही कमेंट लूंगा। ठीक है प्यारे बच्चे? हाँ ध्यान देना इधर। बौद्ध धर्म की सर आप बात कर रहे हैं, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं, तो बौद्ध धर्म से कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सर झारखंड में अनेक क्षेत्र थे, जैसे रांची, खूंटी, गुमला, चतरा, जमशेदपुर, हजारीबाग, सभी बौद्ध धर्म से जुड़ी वस्तुएं हमको यहां से प्राप्त हुई हैं, इस बौद्ध धर्म से जुड़ी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। बिल्कुल, झारखंड में जो गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त थे, उनके प्रवेश के उपरांत ही बौद्ध धर्म का हास प्रारंभ हो गया। पहले तो आराम से जो है खूब बौद्ध धर्म फला फूला, लेकिन बाद में जब गुप्त वंश के शासक थे आपके समुद्रगुप्त, कौन थे प्यारे बच्चे? समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त थे। तो समुद्रगुप्त का जब प्रारंभ, समुद्रगुप्त का प्रवेश होता है यहां पर, तो समुद्रगुप्त के प्रवेश के बाद जब झारखंड में, तो बौद्ध धर्म हास होने लगता है, बौद्ध धर्म धीरे धीरे खत्म होने लगता है।
इसका प्रभाव खत्म होने लगता है। क्या होने लगता है? प्रभाव आपका खत्म होने लगता है। क्या होने लगता है? प्रभाव खत्म होने लगता है। याद रखिएगा, इसका प्रभाव खत्म होने लगता है। ठीक है। बाद में बौद्ध धर्म में जब समुद्रगुप्त शासक थे तो इसका ह्रास होने लगता है, धीरे धीरे प्रभाव खत्म होने लगता है। बाद में इसमें तेजी और आ जाती है जब यहां पर शशांक राजा बनता है। शशांक शशांक का प्रभाव, शशांक जब राजा बनता है तो शशांक जब राजा बनता है, क्योंकि शशांक क्या था? शैव समर्थक था। भगवान शिव का यह शैव जो धर्म, शैव संप्रदाय था, इस शैव संप्रदाय का ये समर्थक हुआ करता था। तो इसने इसने जो है बौद्ध धर्म को बिल्कुल तवज्जो नहीं दिया और खत्म किया। समर्थक था। याद रखिएगा प्यारे बच्चे, आई बात समझ में? तो एक दो बार हाँ बिल्कुल प्यारे बच्चे, एक दो बार दिमाग में फिर से माइंड मैप बनाइएगा। मैंने क्या बताया आपको कि भाई बौद्ध धर्म का स्टैब्लिश हो चुका है, बौद्ध धर्म का खूब फैलाव हो रहा है, खूब आपके झारखंड में बौद्ध धर्म फैल रहा है, लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन समुद्रगुप्त का शासन आता है तो प्रश्न क्या बन सकता है? प्रश्न बनेगा कि बताइए बौद्ध धर्म का ह्रास, बौद्ध धर्म का प्रभाव किस राजा के शासन काल में कम होने लगा? तो आप कहोगे समुद्रगुप्त के। तेजी से किसके में खत्म हुआ? तो कहोगे भाई शशांक जब राजा बना। क्यों? शशांक किसका समर्थक था? तो कहोगे शैव संप्रदाय का, शैव का समर्थक था। याद रखिएगा भाई, झारखंड में बौद्ध धर्म से जुड़ी वस्तुएं कहां कहां से प्राप्त हुई हैं? रांची, खूंटी, गुमला, चतरा, जमशेदपुर, हजारीबाग। आई बात समझ में? तो झारखंड में रांची, खूंटी, गुमला, चतरा, जमशेदपुर, हजारीबाग आदि क्षेत्रों से क्या प्राप्त हुआ है? तो आप कहोगे बौद्ध धर्म से जुड़ी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। याद रखिएगा, आई बात समझ में? बिल्कुल। हाँ, शशांक तो शैव धर्म को मारने वाला था, बिल्कुल शैव धर्म को मारने वाला था, यही तो मैं भी बोल रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल कट्टर शैव समर्थक था। इसका शासन जैसे ही झारखंड में स्थापित हुआ, इसने बौद्ध स्थलों को नष्ट कर दिया। तो शशांक राजा जैसे ही शैव का समर्थक था, शैव संप्रदाय, शैव धर्म को मानने वाला था, इसने बौद्ध स्थलों को क्या कर दिया? जो बौद्ध स्थलों को, बौद्ध जो स्थल थे, इस बौद्ध स्थलों को नष्ट कर दिया प्यारे बच्चे, नष्ट करना शुरू कर दिया। तो नष्ट करने से क्या होने लगा? लोग भागने लग गए। जो बौद्ध भिक्षु थे वो लोग और भागने लग गए। वो बेचारा जहां बौद्ध भिक्षु दिखे वहीं काट डालता था। कौन भाई? हाँ, शैव संप्रदाय का जो है शशांक राजा। बिल्कुल। तो झारखंड में गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के प्रवेश के उपरांत बौद्ध धर्म का हास प्रारंभ हो गया। यही बात यहां लिखी हुई है। झारखंड में गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के प्रवेश के उपरांत, मतलब बाद में आपके बौद्ध धर्म का हास यानी कि खात्मा होने लगा। हास मतलब खात्मा होता है, धीरे धीरे जो है बौद्ध धर्म खत्म होने लग गया। लेकिन उसमें तेजी कब आ जाती है? हास की गति उस समय बढ़ जाती है, उस समय तीव्र हो जाती है जब कट्टर शैव समर्थक, कौन? कट्टर शैव समर्थक जो शशांक था, ये कट्टर शैव समर्थक जो शशांक था, ये शशांक का शासन झारखंड क्षेत्र में स्थापित हो गया, जिससे इसने इस क्षेत्र में बौद्ध स्थलों को नष्ट कर दिया। जो मैंने समझाया वही बात लिखी हुई है, जो मैंने अभी आपको समझाया। हाँ, जो मैंने बेटा रंजीत डोंगी जी अभी आपको बताया प्यारे बच्चे, वही जो है बात यहां पर लिखी हुई है। याद रखिएगा। हाँ प्यारे बच्चे, इतनी बातें याद रखिएगा जी। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? मतलब सर, जो आपका समुद्रगुप्त था ये झारखंड में प्रवेश करता है, बौद्ध धर्म का ह्रास होने लगता है, और उसी वक्त जब शशांक का शासनकाल आता है, तो शशांक का शासनकाल आते ही उसने बौद्ध धर्म के स्थलों को, जो बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध ग्रह थे, उन सबको नष्ट करने लगता है। शशांक उसके सीना नष्ट करने लगती है, और जिससे क्षेत्र अनेक बौद्ध स्थलों को यहां पर नष्ट किया जा सकता है। याद रखिएगा, याद रखिएगा। क्या इतनी कहानी क्लियर है? क्या इतनी कहानी क्लियर है? हास का मतलब होता है खात्मा, खत्म होने लगना, प्रभाव खत्म होने लगना। हास मतलब नुकसान होने लगना, उस चीज का खात्मा होने लगना। हास का यह अर्थ होता है प्यारे बच्चे। याद रखिएगा, याद रखिएगा। बिल्कुल ठीक है।
बौद्ध अभी जैसे मान लीजिए जो है शशांक कोशांक आया और शैव समर्थक था, उसने जो है नष्ट वष्ट किया, लेकिन जो हर्षवर्धन भैया थे, हर्षवर्धन थे, एवं जो पाल शासक आए बाद में, पाल शासकों ने बौद्ध धर्म का संरक्षण प्रदान किया। तो कल को कोई पूछ ले कि बौद्ध काल में बौद्ध धर्म का संरक्षण किसने किया था, तो दो नाम याद रखना, एक तो पाल शासकों का नाम याद रखना, दूसरा हर्षवर्धन का नाम याद रखना। तो पाल शासकों के दौरान ही बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का झारखंड क्षेत्र में विस्तार भी आपका देखने के लिए मिलता है। तो वज्रयान शाखा, महायान, हीनयान, वज्रयान शाखा का झारखंड क्षेत्र में आपको विस्तार देखने के लिए मिलता है। तो किसके काल में, तो भैया हर्षवर्धन और पाल शासकों के समय में, ये बात याद रखिएगा। अब सर कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। ध्यान क्यों रखना है? क्योंकि प्यारे बच्चे कुछ बौद्धकालीन पुरातात्विक स्थल हैं जो हमें प्राप्त हुए हैं आपके कुछ स्थानों से। वो स्थान कहां पड़ते हैं और क्या बौद्धकालीन स्थल आपको प्राप्त हुए। क्या सर यहां से प्रश्न बनने की संभावना है? हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। हाँ, सुन रहे हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। दोनों बातें ध्यान रखना प्यारे बच्चे, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मतलब सर एक बात समझिएगा कि यहां से प्रश्न आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन क्या हम इसे छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं? नहीं सर, पढ़ना तो पड़ेगा। बिल्कुल आराम से देख लीजिए, आराम से देखिए क्या बातें हैं, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। भाई मूर्तियां गांव बस एक बार रीड कर लीजिए, इसे रीड कर लीजिए, इसको फालतू में नोट करके परेशान मत होइएगा, इसको रीड करिएगा एक बार, बस रीड करिएगा एक बार, रीड ओनली। मैं लिखे भी दे रहा हूं ऊपर, रीड ओनली। एक बार रीड कर लेंगे, यदि प्रश्न बना तो बना ले जाएंगे, कम से कम दिमाग में कुछ 1% रह गया तो प्रश्न बनता है तो उसको बना ले जाएंगे प्यारे बच्चे, ठीक है। हाँ भैया इधर देखो, स्थलों के नाम देखो। सर मूर्तियां गांव, मूर्तियां गांव कहां पर पड़ता है भैया? पलामू में पड़ता है। यहां पर क्या मिला है? तो सिंह का शीर्ष यहां मिला है। सिंह का शीर्ष जो सांची के स्तूप के द्वार पर उत्की सिंह मस्तक से मेल खाता है। जो ये सांची का द्वार है, यहीं पर एक सिंह का जो सांची का स्तूप है उस पे उत्की सिंह मस्तक भी आपको देखने के लिए मिलेगा। हाँ उत्कीर्ण, जो उत्की नहीं है, ये उत्कीर्ण है, उत्कीर्ण है प्यारे बच्चे, उत्कीर्ण है। ये जो उत्कीर्ण किया गया है सिंह का मस्तक यहां पर, ठीक इसी प्रकार रांची के द्वार के ही ठीक जैसे सांची के जो सांची का जो स्तूप है, सांची में आपका बौद्धकालीन स्तूप है मध्य प्रदेश, सांची में। सांची कहां पर? हाँ इधर देखो, सांची, सांची कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है प्यारे बच्चे। और सांची के स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह का मस्तक कहां पर मिलता है? तो याद रखिएगा सिंह का मस्तक, तो सिंह का शीर्ष आपको मूर्तिया गांव पलामू क्षेत्र में मिलता है। तो सिंह का शीर्ष कहां मिला है? कल को कोई उठकर आए, हाँ सर सर बताइए जो है सिंह का शीर्ष कहां मिलता है, तो क्या बताओगे कि हाँ सर ये मूर्तियां गांव पलामू में मिलता है। कहां मिलता है? मूर्तियां गांव पलामू में मिलता है। कहां मिलता है? मूर्तियां गांव पलामू में मिलता है। कल को कोई पूछ ले बौद्ध स्तूप कहां पर है, बौद्ध स्तूप कहां पर है, तो करुआ ग्राम धनबाद जिले में। कौन से? करुआ ग्राम के धनबाद जिले में बौद्ध स्तूप स्थित है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं बौद्ध स्मारक या बुद्धेश्वर मंदिर, बौद्ध स्मारक या बुद्धेश्वर मंदिर, बौद्ध स्मारक, इसको बस पढ़ लो, नोट मत करना, आराम से पढ़ लो, जैसे बता रहे हैं वैसे पढ़ लो। बौद्ध स्मारक या बुद्धेश्वर मंदिर कल को कोई पूछ ले तो क्या बोलोगे? दियापुर दलामी, धनबाद, दामोदर नदी के किनारे, धनबाद दामोदर नदी के किनारे दियापुर दलामी क्षेत्र में बौद्ध स्मारक या बुद्धेश्वर मंदिर या बुद्धेश्वर मंदिर मिलता है। आई बात समझ में? तो बुद्धेश्वर मंदिर कहां मिलता है? बोलो बुद्धेश्वर मंदिर कहां मिलता है? तो बौद्ध स्मारक या बुद्धेश्वर मंदिर ये कहां मिलता है? तो धनबाद दामोदर नदी के किनारे मिलता है, धनबाद दामोदर नदी के किनारे मिलता है, ठीक है। सर आपकी क्लास 12 बजे शुरू होती है? हाँ बेटा 12 बजे शुरू होती है, ठीक है। दियापुर दलामी धनबाद क्षेत्र में। आई बात समझ में? ठीक है आगे बढ़ते हैं। सर बुद्धेश्वर मंदिर बौद्धपुर धनबाद में, एक्यूरेट पूछ ले कभी, जो आपका बुद्धेश्वर मंदिर है ना ये आपके धनबाद डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, बौद्धपुर क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है याद रखिएगा। वैसे तो दोनों को ही धनबाद जिला याद रखना है, और वो आपका बुद्धेश्वर मंदिर धनबाद के कहां पर मिलता है? तो बुद्धपुर में मिलता है, बुद्धपुर में। अच्छा धनबाद से है, ठीक है बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए। बौद्ध विहार के अवशेष कहां से मिले हैं? बौद्ध विहार के अवशेष कहां से मिले हैं? बौद्ध विहार के अवशेष ये आपके
बेलवा दाग ग्राम खूंटी में मिले हैं। कहां पर? खूंटी जिले के अंदर बेलवा दाग गांव के अंदर, बेलवा दाग ग्राम में खूंटी जिले के अंदर आपका बौद्ध विहार के अवशेष देखने के लिए मिले हैं। बौद्ध विहार के अवशेष देखने के लिए मिले हैं प्यारे बच्चे। आई बात समझ में? बुद्ध प्रतिमा कहां से मिली है? बुद्ध की प्रतिमा कहां से मिली है? जोन्हा रांची क्षेत्र से मिली है। जोन्हा रांची क्षेत्र से मिली है। सिर्फ बेटा रीड करो इसे, ये वाला तो सिर्फ रीड करो जो मैं पढ़ा रहा हूं। बुद्ध की प्रस्तर की मूर्ति, बुद्ध की प्रस्तर की मूर्ति, पत्थर पर प्रस्तर बोलते हैं उसे, ठीक है। हाँ, प्रस्तर की मूर्ति हजारीबाग जिले में, हजारीबाग जिले के अंदर सूर्य कुंड से मिली है। कहां से मिली है? सूर्य कुंड से मिली है, याद रखिएगा। हाँ, और क्लास हो गई ना सावित्री कुमारी जी? ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, ओके। इसके बाद बुद्ध प्रतिमा कहां से मिली है और पूछ ले तो कुटंगा सिमडेगा से। तो डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है कि सिमडेगा जिले के कुटंगा ग्राम से क्या मिला है, तो ये स्थल किससे संबंधित है? तुम कहोगे बौद्ध ग्राम से संबंधित, बौद्ध स्थलों से संबंधित है सर। बुद्ध की प्रतिमा मिली थी यहां से सर, ठीक है। कल को ऐसे प्रश्न पूछ ले। बुद्ध की 2 मूर्तियां कहां से मिली हैं? तो 2 मूर्तियां आपके पटमदा गांव जमशेदपुर में मिली है। कहां पर भैया? पटमदा गांव जमशेदपुर में मिली है। बुद्ध की 2 मूर्तियां कहां पर भैया? पटमदा गांव जमशेदपुर में, याद रखना बिल्कुल। बुद्ध की 2 मूर्तियां, ठीक है, याद रखिएगा। बुद्ध की 2 मूर्तियां कहां से भैया? पटमदा गांव जमशेदपुर से मिली हैं, जमशेदपुर जिले से, ठीक है भैया। आगे आ जाए, बुद्ध की 1200 वर्ष पुरानी पालकालीन मूर्तियां, तो याद रखना पालकालीन मूर्तियां बहुत इंपॉर्टेंट, इसे याद कर लेना। जो कह दूं याद कर लेना मतलब पढ़ लेना, याद कर लेना अच्छे से। पालकालीन मूर्तियां कहां से मिली हैं? तो पालकालीन मूर्तियां आपके बोहरनपुर हजारीबाग से मिली हैं, बोहरनपुर हजारीबाग से मिली हैं। कल को प्रश्न आ जाए, बुद्ध की खंडित मूर्ति धनबाद के घोलमारा से बुद्ध की खंडित मूर्ति मिली है। कहां से भाई? बुद्ध की खंडित मूर्ति बोलो इधर। हाँ, ठीक है, कुछ चीजें पढ़ा दी है ना, मुझे पता है। गोलमारा धनबाद से। हाँ, आई बात समझ में? बिल्कुल, इसे रीड करना है, सिर्फ रीड करना है। फिर से बता रहे हैं, इसे रीड करना है, समझ रहे हो? हाँ, बौद्ध देवी तारा की मूर्ति जो रांची संग्रहालय में रखी हुई है, ये ईचागढ़ सरायकेला खरसवां से मिली है। सरायकेला खरसवां से, ईचागढ़ सरायकेला खरसवां से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति जो कहां रखी है? रांची संग्रहालय में रखी है। कहां रखी है बोलो? रांची संग्रहालय में रखी है। ईचागढ़ सरायकेला खरसवां से, कहां से? सरायकेला खरसवां से। बौद्ध देवी कौन? तारा की मूर्ति। तारा कहां चमक रहा है? ईचागढ़ में चमक रहा है। कहां? ईचागढ़ में। और ईचागढ़ कहां? सरायकेला खरसवां। हाँ, याद रखना, भूल मत जाना, बिल्कुल, ठीक है, याद रखिएगा। याद रखिएगा प्यारे बच्चे, यस और नो, बिल्कुल। वो पालकालीन मूर्तियां हैं बेटा, वो पालकालीन मूर्तियों के अवशेष हैं दूधापानी से। हाँ, ये दूध पानी हजारीबाग से पालकालीन मूर्तियां मिली हैं। ये मैंने आपको क्या बताया है, ध्यान से देखो इधर। बुद्ध की पालकालीन 1200 वर्ष पुरानी, ठीक है, ये अलग है। वो भी क्यों एक जगह से मिल सकती, क्या दूसरी जगह से नहीं मिल सकती? हाँ, ठीक है। हजारीबाग दूध पानी से भी मिली है और यहां से भी मिली है, याद रखना, दोनों चीजें याद रखना। ऐसे कैसे याद नहीं रखोगे, दोनों चीजें याद रखोगे। आई बात समझ में? ठीक है प्यारे बच्चे, चलो बहुत बढ़िया। रांची से आपको क्या क्या मिला है? तो भाई बौद्ध समर्थक संरक्षक राजा जो कनिष्क थे ना, उनके सिक्के मिले हैं यहां से। राजा कनिष्क के सिक्के ऐसे दिख रहे हैं, सिक्के ध्यान देना, ऐसे राजा कनिष्क के सिक्के यहां से प्राप्त हुए हैं। बौद्ध विहार हजारीबाग का उल्लेख फायान द्वारा जिसका किया गया था, उसी से कनिष्क के सिक्के। अच्छा ये बताओ,
ये जो कनिष्क वगैरह के सिक्के, अच्छा कल को तुम्हारे यहां से कोई अमेरिका जाएगा तो अमेरिका से अमेरिका की डॉलर नोट लेकर आएगा, अमेरिका के डॉलर वाले सिक्के लेकर आएगा। कल को तुमने डॉलर वाले सिक्के लाए और तुमने अपने घर पे रख दी, ठीक है। कल 2000 साल बाद जब तुम्हारे बाद कोई खुदाई करेगा तो वो जब तुम्हारे यहां से सिक्के पाएगा तो क्या कहेगा, इसका संबंध अमेरिका से था, इसके यहां से कोई अमेरिका गया था, ऐसा बोलेगा कि नहीं बोलेगा? हाँ जी सर बिल्कुल बोलेगा, सही बात बोल रहे हैं आप, बोलेगा। तो वैसे ही हम कह सकते हैं राजा कनिष्क के सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? आपके बौद्ध विहार, जो कि रांची डिस्ट्रिक्ट से, याद रखिएगा। आई बात समझ में? यस और नो? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? ठीक है, बहुत ही शानदार। अमर जी बहुत प्यारा बच्चा है, हमारा सबसे प्यारा बच्चा अमर है, ठीक। हाँ, आगे बढ़ते हैं। सीतागढ़ पहाड़ की बात कर रहा हूं प्यारे बच्चे, ध्यान देना। कहां है सीतागढ़ पहाड़? हजारीबाग में है। कहां है? हजारीबाग में है। आई बात समझ में? हाँ, ये कह रहे हैं हम अमेरिका जाएंगे ही नहीं। अरे चले जाना थोड़ा। हाँ ठीक है, इधर देखो, समझ आया? क्या यहां तक कोई डाउट है? एक बार बताओ सर, कोई डाउट हो, एक सिंगल डाउट हो, बताओ। हाँ बिल्कुल, ये इतिहास का पार्ट है नेहरू जी, आप जो बोल रहे हो। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही कहा प्यारे बच्चे। सीतागढ़ पहाड़, हजारीबाग, यहां से बुद्ध की 4 आकृतियों वाला स्तूप, काले भूरे पत्थर की एक अप्सरा की खंडित प्रतिमा और चौखटों का उत्कीर्ण या छड़ियों की प्रतिमा यहां से प्राप्त हुई है। तो याद रखना, सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से क्या प्राप्त हुआ है, इसे याद रखोगे प्यारे बच्चे, इसे याद रखोगे। आई बात समझ में? यस और नो बोलो, यस और नो? ठीक है, आगे देखो। भद्रकाली मंदिर से बुद्ध की 4 प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, ईटाखोरी चतरा से प्राप्त हुई हैं। ये कहां से? ईटाखोरी चतरा से प्राप्त हुई। अब बेटा ये जितना पढ़ाया ना अभी, ये नीले वाले मार्क से, ये वाला जो पढ़ाया मैंने अभी आपको, इसे रीड करना है, सिर्फ एक बार रीड करना है। हाँ हाँ, बाकी भी बहुत प्यारे बच्चे हैं। बाकी बहुत और प्यारे बच्चे हैं। हाँ सर बहुत हो गया है, हाँ मैं जानता हूँ बहुत हो गया है, टेंशन मत लो। इसे मैं फिर से बता रहा हूं, इसको जो है ना यहां से बेटा, इस वाली जगह से सिर्फ आपको पढ़ना है, क्लास में सुन लिए हो ना, बहुत पर्याप्त है। इसको नोट डाउन करके वो मत बनाना, तुम्हारी इच्छा, कोई बनाना चाहे तो बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के लिए प्रेशर मत डालना दिमाग में, ठीक है? आई बात समझ में? क्लियर है? यस और नो बोलो, क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? हाँ, जैन धर्म और देख लो, इधर देखो, बस लास्ट जैन धर्म और देख लो बेटा, जैन धर्म और देख लो, फिर मौर्योत्तर काल वगैरह कल से करेंगे, ठीक है? हाँ टेंशन मत लेना, ठीक। जैन धर्म और देख लो भैया, जैन धर्म की बात है सरकार, ध्यान से सुनिएगा। जैन धर्म से इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या याद रखने हैं? कुछ बातें हैं जो आप बार बार आगे भी पढ़ेंगे, यहां भी पढ़ा देता हूं उन्हें, और जैन धर्म से क्या महत्वपूर्ण है, क्या पूछा जा सकता है, बस उतनी बातें ध्यान रखना। प्राचीन काल में जो मानभूम यानी धनबाद था, उसमें जैन सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र माना जाता था। किसको? जो धनबाद डिस्ट्रिक्ट है आज का, वहां पर मानभूम हुआ करता था और उसे ही जैन सभ्यता तथा संस्कृति का केंद्र माना जाता था। बिल्कुल नहीं अल्पा जी नहीं, ठीक। आई बात समझ में? क्लियर है? हाँ, आई बात समझ में? इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे। जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर, 24 थे टोटल 24 थे। 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे, उन्होंने पारसनाथ पहाड़ी कहां पड़ती है? तो आपके गिरिडीह में पड़ती है। कहां पड़ती है प्यारे बच्चे? गिरिडीह, ये आपका गिरिडीह है। इस गिरिडीह के अंदर ये जो पारसनाथ पहाड़ी है, कौन सी? पारसनाथ पहाड़ी है। इस पारसनाथ पहाड़ी के अंदर प्यारे बच्चे 23वें तीर्थंकर पारसनाथ ने 717, कितने?
717 ईसा पूर्व निर्वाण प्राप्त किया था। अब सर निर्वाण क्या होता है? सर मृत्यु को प्राप्त करना, जैन धर्म में निर्वाण प्राप्त करने की बात होती है। तो निर्वाण प्राप्त किया था कब? तो आप 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ पहाड़ी पे निर्वाण प्राप्त किया था। इस कारण से इस पहाड़ी का नाम आज भी पार्श्वनाथ के नाम पर पड़ा है। और इस पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले ये अंतिम तीर्थंकर थे। कौन से थे? अंतिम तीर्थंकर थे प्यारे बच्चे, याद रखिएगा। आई बात समझ में? बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे। अमर जी वेरी गुड, प्रियंका जी, राज जी, पंकज जी, सभी बहुत प्यारे बच्चे हैं। जिनका नाम नहीं लिया वो और ज्यादा प्यारे बच्चे हैं। ठीक है, क्या इतनी बातें क्लियर हैं? क्या इतनी बातें क्लियर हैं? एक बार बताइएगा। बिल्कुल ठीक, ठीक है, क्या इतनी बातें क्लियर हैं? तो इस पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले ये अंतिम तीर्थंकर थे। कौन से? अंतिम तीर्थंकर थे, अंतिम तीर्थंकर थे। बिल्कुल प्यारे बच्चे, याद रखिएगा। ठीक है, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने इस पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया है। ये इसीलिए पारसनाथ की जो पहाड़ी है, अच्छा पार्श्वनाथ उनका नाम था। और अपने गांवों में जैसे जैसे किसी का नाम कमला होता है, जैसे किसी का नाम कमल होता है, तो कमल को क्या कहने लगते हैं? कमलवा 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 कमलवा। ठीक है, तो किसी का नाम पार्श्वनाथ है तो उसको पहाड़ी का नाम जो है पारसनाथ, पारसनाथ हो गया। समझ रहे हो बात को? तो मतलब कमलवा का कमल, कमल का कमलवा, कमलवा कमलवा हो जाता है। तो वैसे ही पार्श्वनाथ का पारसनाथ हो गया। तो याद रखोगे इस प्रकार से गिरिडीह जिले के अंदर आपकी ये जो पारसनाथ पहाड़ी है, 717 ईसा पूर्व आपके जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने यहां पर निर्वाण प्राप्त किया था। सोचो बेटा कितना शानदार तब का, मैं तो सोचता हूं कि कितना शानदार मौसम रहा होगा, क्या वातावरण रहा होगा, क्या जलवायु रही होगी, क्या खूबसूरत जिंदगी रही होगी तब लोगों की। बहुत ही शानदार। ठीक है, तो इस कारण से इस पहाड़ी को जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। याद रखिएगा प्यारे बच्चे, क्या कहा जाता है? जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। मतलब आपसे एक प्रश्न यहां पर पूछा जाएगा कि बताइए, क्वेश्चन बनेगा क्या कि जैन धर्म का मक्का किसे कहा जाता है? जैन धर्म का मक्का किसे कहा जाता है? जैन धर्म का मक्का किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो आप क्या बताओगे? किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? क्या बताओगे? आप कहोगे सर आपकी जो पारसनाथ की पहाड़ी है, पारसनाथ की पहाड़ी है, पारसनाथ की पहाड़ी है, इस पारसनाथ की पहाड़ी को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। आई बात समझ में? हाँ ठीक है, हाँ आई बात समझ में? क्लियर है प्यारे बच्चों? बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, क्लियर है। चलिए ठीक है, इस पहाड़ी को सम्मेद शिखर जी शाश्वत तीर्थ मधुवन के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम? पहला नाम सम्मेद शिखर, दूसरा नाम आपका शाश्वत तीर्थ, तीसरा नाम आपका मधुवन, इनके नाम से भी जाना जाता है। तो पारसनाथ पहाड़ी को सम्मेद शिखर, शाश्वत तीर्थ, मधुवन के नाम से भी जाना जाता है। संथाल जनजाति के लोग इस पहाड़ी को अपने देव मरांग बुरु के नाम से जानते हैं। तो मरांग बुरु किनके देवता हैं? कल को पूछ ले तो संथाल जनजाति के देवता हैं। और याद रखना, संथाल जनजाति के देवता के साथ साथ ये जो है इस पहाड़ी को, पारसनाथ पहाड़ी को मरांग बुरु के नाम से भी बुलाते हैं। तो मरांग बुरु के नाम से बुलाते हैं, याद रखना प्यारे बच्चे। झारखंड में जैन धर्म से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थल हैं। पवनपुर आपका, तुइसामा, सदबरवा जो पलामू में पड़ता है, पकबीरा, देवली, गोडाम, बलरामपुर, कर्रा, कतरास। ठीक है, तो वैसे नाम याद रख सकते हो, चाहो तो याद रख सकते हो, वैसे ऐसे नहीं पूछेगा। पूछेगा यहां से प्रश्न, यहां से प्रश्न पूछेगा, यहां से प्रश्न पूछेगा, इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा प्यारे बच्चे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब मौर्य काल से कल शुरू करेंगे प्यारे बच्चे, क्योंकि समय हो चुका है और मौर्य काल कल शुरू करने वाली चीज है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि मौर्य काल में आपको बताऊंगा ज्यादा कुछ नहीं है कि भाई वही आपके जो नंद वंश के समय आपका जो मगध साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, उसमें जो है हाथी की आपूर्ति जो है कैसे होती थी, इन्हीं की सेना में मौर्य काल में झारखंड से ही जो हाथी वगैरह की आपूर्ति वगैरह होती थी ना, वो किया जाता था। हाँ आज के लिए बस इतना ही भैया, बस इतना ही। ठीक है प्यारे बच्चे, हाँ शुक्रिया शुक्रिया राज जी, बहुत बढ़िया।
सर अच्छा, यहां तक किसी भी बच्चे का डाउट है तो एक बार बता दीजिए, अगर डाउट नहीं है तो थम्स अप दबा के बता दीजिए कि सर सब कुछ जो पढ़ाया है वो पढ़ाया क्लियर हो गया है। एक बार हाँ जी बिल्कुल प्यारे बच्चे, एक बार आप सभी लोग बता दीजिए कि जितना पढ़ाया है वो क्लियर हो गया है, और अगर नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार बता दीजिए जो भी डाउट है। हाँ क्लास यहीं पर खत्म कर रहे हैं जी, बिल्कुल बता दीजिएगा सभी प्यारे बच्चे, अगर कोई डाउट है तो लिख के भेज दीजिए, वरना थम्स अप दबा के बताइए कि सब कुछ जितना पढ़ाया अभी तक क्लियर हो गया है। बताइए सभी प्यारे बच्चे जी। बिल्कुल शुक्रिया सर, नेम नहीं लेते बेटा, पढ़ाने आए हैं, नाम नहीं लेंगे दीपू जी। हाँ अभी ले लिया, ठीक है ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ते रहिए प्यारे बच्चों, मौज बांधी पढ़ते रहो, पढ़ लो बेटा, नुकसान नहीं करेगी ठीक है ठीक है। पढ़ने से आत्मा खुश हो जाती है, आत्मा खुशी रखो। ठीक है प्यारे बच्चे, चलो बहुत बढ़िया, आराम से दिल को खुश करके पढ़ाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है, कहीं भागना नहीं है, किसी प्रकार का कोई और दिक्कत नहीं है, बस आराम से पढ़ते चलो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, ये जरूरी, देखो कुछ जगह बेटा मैं आपको समझा नहीं सकता, कुछ जगह बस आपको फैक्ट बताने पड़ेंगे, चाहे तो आप किताबों से फैक्ट पढ़ो या मुझे मैं बताना मेरी जिम्मेदारी है, तो वो फैक्ट्स मैं आपको एज इट इज बता दूंगा, लेकिन डिटेल डिटेल चीजें आपको बतानी पड़ेगी मुझे। जी हाँ बिल्कुल प्यारे बच्चे, तो आज बहुत कुछ सीखा है आपने झारखंड के इतिहास में, इसे रिवीजन कीजिएगा, कल मिलेंगे एक नई ऊर्जा नई उमंग के साथ बेहतरीन तरीके से। ठीक है प्यारे बच्चे, चलो बहुत बढ़िया, शुक्रिया, पढ़ते रहिए जबरदस्त तरीके से, धन्यवाद, जय हिंद।